सुप्रभात बच्चों। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक नव भारती का 16वां अध्याय विस्तार पूर्वक बताने जा रहे हैं, जिसका नाम है आखिर कितनी जमीन। बच्चों, मनुष्य की इच्छाएं सदैव बढ़ती रहती है। जो मनुष्य अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं कर पाता, वह हमेशा लालच के दलदल में फंसता चला जाता है और इसके कई दुष्परिणाम उसके सामने आते हैं। अतः दूसरों से ईर्ष्या करके लोभ के भाव को अपने मन में उत्पन्न नहीं होने देना चाहिए और जो कुछ हमारे पास है उसमें संतोष रखना चाहिए। इसी भाव को विदेशी लेखक लियो टॉल्स्टॉय जो हैं वह बताने जा रहे हैं। इन्होंने बहुत सी कहानियां लिखी हैं जो कि मनुष्य के वास्तविक जीवन को झिंझोड़कर हमारे सामने प्रस्तुत कर देती हैं। इसी तरह की ये कहानी है जिसका नाम है आखिर कितनी जमीन। मनुष्य की इच्छा जब लालसा में परिवर्तित हो जाती है तब क्या दुष्परिणाम आते हैं, इसे बड़ी ही बारीकी के साथ लेखक ने बताया है। लियो टॉल्स्टॉय जी कहते हैं कि प्राचीन काल में दो बहनें थीं। बड़ी बहन जो थी उसका विवाह एक सौदागर यानी कि एक व्यापारी के साथ हुआ और छोटी बहन का विवाह एक गरीब किसान के साथ हुआ था। एक दिन बड़ी बहन ने सोचा कि छोटी बहन के घर होकर आया जाए। छोटी बहन के घर पहुंचते ही बड़ी बहन ने अपने गुणगान करने शुरू कर दिए। उसने कहा, अरे भाई बहन, हम तो सुख में जीवन व्यतीत करते हैं। सुख में मतलब कि बड़ा ही आरामदायक जीवन। हम लोग शहरों में रहते हैं, इसलिए हम अच्छा खाते भी हैं और अच्छा पहनते भी हैं। सैर सपाटा, तमाशे, थिएटर में भी हमारा समय बड़ा ही अच्छा बीतता है। यहाँ पर जब दोनों बहनें मिली तो बड़ी बहन ने छोटी बहन की गरीबी का मजाक उड़ाया और अपना गुणगान किया कि वह शहर में रहती है और अच्छा खाती है, अच्छा पहनती है और साथ ही साथ आए दिन कभी थिएटर में कभी तमाशा देखने के लिए चली जाती है। छोटी बहन को अपनी बड़ी बहन की बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी, इसलिए छोटी बहन ने भी अपने आत्म स्वाभिमान की रक्षा करने हेतु बोला, अरे दीदी, तुम तो सजी धजी जिंदगी जीते हो। सजी धजी जिंदगी का मतलब है बच्चों, बनावटी जीवन व्यतीत करते हो और अगर एक दिन ये हवा हो जाए तो हवा हो जाए मतलब कि जो आज तुम सुखपूर्ण जीवन व्यतीत कर रही हो, आज जिन सुविधाओं में जीवन व्यतीत कर रही हो, अगर ये कल सुविधा ना रही तो तुम्हें बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। हम लोग गरीब लोग जरूर हैं, लेकिन एक सादा जीवन व्यतीत करते हैं, इसलिए हमें कल की कोई चिंता नहीं है कि कल हमारे साथ क्या होगा। लेकिन बड़ी बहन ने पुनः अपनी छोटी बहन को ताना मारते हुए कहा कि तुमने जीवन के सुख और आनंद को भोगा ही कहाँ है। तुम्हारी जिंदगी भी तो कोई जिंदगी है। यहाँ पर छोटी बहन की बात सुनकर पुनः बड़ी बहन बोली कि तुम्हें तो वास्तविकता पता ही नहीं है कि जिंदगी क्या होती है, आनंद क्या होता है और सुख भोगना भी क्या होता है। तुम कोई जिंदगी जी रही हो, असली जीवन तो मैं व्यतीत कर रही हूँ, अच्छा खाकर, अच्छा पहनकर और सैर सपाटे पर जाकर। छोटी बहन का पति दीना दोनों बहनों की बातें ध्यानपूर्वक सुन रहा था और वो भी बच्चों सोचने लगा, बात तो बड़ी बहन सही कह रही है। बचपन से मैं धरती माँ की सेवा में जुटा रहा, यानी मैं बचपन से ही खेती बाड़ी कर रहा हूँ। कभी किसी चीज की मैंने परवाह भी नहीं करी। लेकिन मुझे यह तो सोचना ही होगा कि अभी भी अगर मेरे पास जमीन नहीं आई तो हम तो ऐसे ही गरीबी में जीवन व्यतीत करते रह जाएंगे। मेरे बाल बच्चों का क्या होगा, मेरी पत्नी का क्या होगा। काश मेरे पास भी थोड़ी सी जमीन होती। बच्चों, यहाँ पर जो दीना है उसके पास अपनी जमीन नहीं थी। वह पटाई पर कार्य किया करता था, यानी कि किसी दूसरे के खेत में मजदूरी करके अपने जीवन को चला रहा था। लेकिन उसके मन में ये इच्छा थी कि काश उसके पास भी थोड़ी सी जमीन आ जाती ताकि
उसकी जो फसल उगती, जो उसमें फल फूल आते, वो उसके अपने होते। और तभी दीना को भी यह पता चला कि उसी के गांव का एक जमींदार है और वो अपनी जमीन बेच रहा है। दीना ने अपनी जमा पूंजी निकाली, उसने इधर उधर से कुछ पैसे लिए और उसने 40 एकड़ जमीन का एक टुकड़ा उस जमींदार से खरीद लिया। बच्चों, 40 एकड़ जमीन का अर्थ होता है 4840 गज। अब यहाँ पर जो दीना था, उसके पास वो एक छोटा सा टुकड़ा आ गया था। अब दीना बड़ी मेहनत से उसमें फसलें उगाता था, फलों के पेड़ उगाता, और जब उसकी फसल लहरा रही थी तो वह फूला नहीं समाता, यानी कि उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि अब दीना के पास अपनी जमीन थी। दीना जो था, अब वो बहुत खुश था। उसे किसी भी बात की चिंता नहीं रही थी। लेकिन एक छोटी सी समस्या अभी भी दीना के पास थी, और वह यह थी कि जहाँ पर दीना का खेत था, उसी खेत के पास वाले किसान के जो मवेशी थे, मवेशी का अर्थ होता है गाय, बैल, बकरी, घोड़े, खच्चर, ये जितने भी मवेशी थे, ये जो किसान लोग जो थे, वे अपने मवेशियों को दीना के खेत में छोड़ दिया करते थे, और मवेशी सारी फसल जो थी वह खराब कर देते थे। दीना ने कई बारी अपने पड़ोसियों को समझाया भी और उनसे ऐसा करने के लिए मना भी किया। दीना कई दिनों तक तो बातें सहन करता रहा, परंतु पड़ोसी मानने वाले ही कहाँ थे। अब दीना ने पड़ोसियों से तंग आकर एक शिकायती पत्र जो था वो अदालत में जमा करा दिया, और जैसे ही पड़ोसियों को इस विषय में के बारे में पता चला तो पड़ोसी जो थे वो और भी ईर्ष्या करने लगे। लेकिन बच्चों, हुआ क्या कि वहीं उसी समय दीना को इस बात का भी पता चला कि सतलुज जो नदी है उसके पार एक नई बस्ती बन रही है, और यदि अगर कोई व्यक्ति वहां पर जमीन लेता है तो उसे 20 एकड़ जमीन पूरी मुफ्त मिलेगी। और जैसे ही दीना के कानों में यह खबर पहुंची तो दीना भी सोचने लगा कि मैं अपने पड़ोसियों से तो बहुत परेशान हो चुका हूँ, तो क्यों ना अच्छा हो कि मैं इस जमीन को भी बेच दूं, थोड़ा सा पैसा और मिलाकर सतलुज नदी के पास की जमीन खरीद लूं। दीना ने अपने एक प्रदेशी जो किसान था, उसके गांव का नहीं, दूसरा और किसी गांव का किसान जो था, जो दीना का मित्र था, उससे उस जमीन के बारे में पता लगवाया, और दीना को यह पता चला कि सतलुज के पार जो जमीन है वो तो बड़ी उपजाऊ है। अब दीना ने वहां पर मन ही मन जाने का फैसला कर लिया। दीना अपने परिवार के साथ वहां पर चला गया, और दीना ने वहां की पंचायत में शामिल होने के लिए भी एक अर्जी लगा दी। उसे जमीन भी मिल गई, और अपने लिए भी और बच्चों के इस्तेमाल के लिए भी, यानी कि जो दीना का जीवन था अब वो बड़ा ही सुखपूर्ण हो चुका था, क्योंकि सतलुज के पार उसे एक अच्छी जमीन मिल गई थी। इतनी जमीन थी कि उसके और उसके परिवार के लिए बहुत थी, और दीना अत्यधिक खुश भी था। जो दीना जो था वो बहुत खुश था। उसके पास जमीन थी, ढेर सारे उसके पास मवेशी हो गए थे, और उन्हें चराने के लिए उसके पास एक खुला मैदान था। ना तो अब कोई दीना के खेतों में घुसता था और ना ही कोई दीना को परेशान करता था। कुछ दिन तक तो बहुत अच्छा चलता रहा। अब दीना अपने परिवार, अपने मवेशियों से भी पूरी तरह संतुष्ट था। उसके मन में कोई भी ऐसी इधर उधर की इच्छा नहीं थी। लेकिन अब धीरे धीरे समय और व्यतीत हुआ, और समय के व्यतीत होने के साथ साथ दीना के मन की इच्छा जो थी वो और भी बढ़ने लग गई। उसे अचानक अपनी जमीन जो थी वो कम लगने लगी।
तभी दीना की मुलाकात एक और सौदागर के साथ हुई, जो कि कहीं दूर गांव से आ रहा था और उसे अपने घोड़े को चारा पानी पिलाने के लिए वहां पर ठहरना पड़ा। जब दीना उससे बात कर रहा था तो बातों बातों में ही दीना को यह पता चला कि वह दूर नदी के पार से आ रहा है। और तो और वहां पर इतनी अधिक जमीन है कि कोई व्यक्ति अगर महीनों भी पैदल चलता रहा तो वह उसे नाप नहीं सकता। दीना ने मन ही मन ये निश्चय कर लिया, चाहे कुछ भी हो जाए मैं उस स्थान पर तो जरूर जाऊंगा और वहां की जमीन जरूर देखूंगा। बच्चों, दीना ने अपने साथ एक आदमी को लिया और वह उस स्थान पर जाने के लिए चल पड़ा जहां की बात उस सौदागर ने बताई थी। रास्ते में जाते जाते दीना ने अपने साथ कुछ खाने पीने का सामान भी ले लिया, उपहार भी ले लिए और मिठाई भी खरीद ली। पूरा 7 दिन का सफर दोनों ने तय किया। सौदागर ने जो बात बताई थी, दीना जब उस स्थान पर पहुंचा तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ, क्योंकि सौदागर की बात जो थी वो बिल्कुल सही थी। सौदागर ने कहा था कि वहां पर कोल लोगों की बस्ती है। बच्चों, कोल लोग जो होते हैं वे थे आदिवासी लोग, और दरिया के पास जो थी जमीन ही जमीन थी, और इतनी जमीन थी कि दीना ने जब वह जमीन देखी तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई और सारी जमीन खाली पड़ी हुई थी, क्योंकि जो कोल जाति के लोग थे वो जमीन का उपयोग नहीं करते थे। वो तो सिर्फ अपने मवेशियों को पाला करते थे और शिकार करते थे। दीना जैसे ही उस स्थान पर पहुंचा, कोल लोग जो थे वो भी अपने तंबुओं से बाहर निकल आए, यानी कि अपने कच्चे घरों से बाहर निकल आए और बड़ी ही हैरानी के साथ दीना को देखने लगे। दीना ने भी दो दुभाषीय जो व्यक्ति था, जो व्यक्ति दीना के साथ गया था बच्चों, वो दुभाषीय था। दुभाषीय का अर्थ होता है दो भाषाओं को जानने वाला। तो उस व्यक्ति की मदद से दीना ने को लोगों को यह बताया कि वे जो है यहाँ पर जमीन खरीदने आया है। जैसे ही जमीन खरीदने की बात को लोगों को पता चली, वे बहुत ही प्रसन्न हुए और वह दीना को अपने साथ डेरे में ले गए, अर्थात उस स्थान पर ले गए जहां पर वे स्वयं रहा करते थे, और दीना का और दूसरे व्यक्ति का खूब आदर सत्कार किया। अभी कुछ देर ही हुई थी तो थोड़ी देर के बाद कोल जाति का जो सरदार था वो दीना से मिलने के लिए आ गया। जैसे ही सरदार वहां पर आया, जितने भी लोग थे वो बिल्कुल सीधे खड़े हो गए। दीना समझ गया कि ये कोई और नहीं है, ये कोल जाति के लोगों का सरदार है। और उसने दुभाषीय की ओर देखा तो दुभाषीय ने भी कहा कि हाँ हाँ, ये कोई और नहीं है, ये जो कोल जाति है उनका सरदार है। तो दीना तुरंत खड़ा हुआ। उसने अपने साथ जो कपड़ा लेकर आया था, जो चाय का डिब्बा लेकर आया था, जो मिठाई लेकर आया था, वो सभी की सभी चीजें सरदार को दे दी। और जैसे ही इतने सारे उपहार सरदार को मिले तो सरदार बहुत प्रसन्न हुआ। अब दीना ने आगे पूछा कि मैं आपके यहाँ पर ज़मीन खरीदने आया हूँ, तो मुझे यह बताओ कि आपके यहाँ की ज़मीन के दाम कितने हैं, दाम मतलब कितना मूल्य है। तो सरदार ने बताया कि हमारी ज़मीन का एक ही दाम है, एक दिन का 1,000 रुपया। एक दिन का 1,000 रुपया, यह बड़ी अजीब बात लग रही है ना आपको भी? आगे मैं बताती हूँ विस्तार पूर्वक। एक दिन का 1,000 रुपये? टीना ने कहा, मुझे तो आपकी बात बिल्कुल समझ नहीं आई कि आप एक दिन का 1,000 कह रही हैं। मुझे आप स्पष्ट शब्दों में कहो कि आपको कितने रुपए चाहिए और मुझे कितने रुपए देने पड़ेंगे कि मुझे कुछ एकड़ जमीन मिल जाए। बच्चों, यहाँ पर सरदार ने मुस्कुराकर कहा, नहीं जी, हमारे यहाँ तो यही हिसाब है कि एक दिन का 1,000 रुपये। अब सरदार ने अपनी बात को स्पष्ट करते हुए कहा कि दीना, तुम्हें पूरा दिन पैदल चलना पड़ेगा
और तुम जितनी जमीन नाप लोगे वो सारी जमीन तुम्हारी हो जाएगी, लेकिन कीमत तुम जितनी भी जमीन लो तुम्हें 1,000 रुपये देनी पड़ेगी। दीना ने जब ये बात सुनी बच्चों, तो वो बहुत ही खुश हुआ कि वाह, एक दिन में मैं चाहे जितनी भी जमीन ले लूं और मुझे 1,000 रुपये देने पड़ेंगे। तो तभी सरदार ने कहा कि हमारी एक शर्त है। दीना ने भी हैरानी से पूछा कि क्या शर्त है। तो सरदार ने कहा कि जिस जगह से तुम दीना चलना शुरू करोगे, सूरज ढलने से पहले तुम्हें उसी स्थान पर पुनः लौटना पड़ेगा। यदि अगर तुम सूरज के छिपने के बाद आए तो ना तो तुम्हें मैं जमीन दूंगा और तुम्हारा पैसा भी मैं रख लूंगा। क्या तुम्हें दीना यह शर्त मंजूर है? तो दीना ने भी स्वीकृति देते हुए कहा कि हाँ हाँ, मुझे आपकी शर्त पूरी तरह मंजूर है। दीना ने पूरी तरह हाँ कर दी थी क्योंकि उसे शर्त मंजूर थी। लेकिन जैसे ही दीना बिस्तर पर लेटा, वो अलग अलग मंसूबे, अलग अलग कल्पनाओं में खो गया। उसने सोचा कि मैं कल 60 किलोमीटर तो जरूर चल लूंगा, और क्योंकि आजकल तो दिन भी लंबे होते हैं तो सूरज भी जल्दी नहीं छिपता। हाँ, मेरे पास जो अच्छी ज़मीन होगी उसमें मैं खुद खुद खेती करूंगा। जो मेरे पास बेकार और घटिया ज़मीन आएगी मैं उसको बेच दूंगा। कुछ ज़मीन मैं बटाई पर दे दूंगा। जो पहले एक बटाई मजदूर था, आज उसकी इच्छा जो थी वो लालसा में इतनी तब्दील हो चुकी थी कि आज वो कह रहा है कि मैं अपनी ज़मीन बटाई पर दे दूंगा। फिर दीना ने कहा मुझे तो कुछ बैल भी खरीदने पड़ेंगे, कुछ नौकर चाकर भी खरीदने पड़ेंगे, क्योंकि इतनी सारी ज़मीन को मैं खुद तो नहीं जोत पाऊंगा। तो अब दीना सोच रहा है कि वाह, मेरे तो दिन बदल जाएंगे, मैं देखते ही देखते बहुत ही अमीर आदमी हो जाऊंगा। बच्चों, सुबह हो गई थी। दीना रात भर तो इतनी आसानी से सोया नहीं, पर थोड़ी देर के लिए वह सोया। उसने तुरंत ही अपने साथी को भी जगाया कि जगो जगो, जल्दी चलो, क्योंकि दिन निकल गया है और आज शर्त के मुताबिक मुझे ज़मीन खरीदनी है। अब वे दोनों जो थे, दुभाषिए और दीना, कोल लोगों के डेरे के पास चला गया। जैसे ही दीना वहां पर पहुंचा तो उसने कहा सूरज निकल आया है और हमें अब चल देना चाहिए। तो तभी वहां के लोगों ने दीना से कहा कि क्या तुम चाय पियोगे? लेकिन दीना के मन में आया कि अगर मैं चाय पीने बैठ गया तो समय खराब हो जाएगा। तो दीना ने चाय पीने से भी इनकार कर दिया। इतने में सरदार भी वहां आ गया और उस स्थान का जो एक ऊंची जमीन थी उसकी और सभी के सभी लोग बढ़ने लगे। सरदार जब वहां पर बच्चों पहुंचा दीना के साथ, तो उसने जमीन की ओर इशारा किया। उसने कहा कि दीना, तुम्हारी नजर जहां तक जा रही है वो हमारी सारी की सारी जमीन है। तो तुम चाहो तो तुम इसमें से कितनी भी चाहो जमीन ले सकती हो, लेकिन तुम्हें शर्त पूरी करनी पड़ेगी कि तुम अभी यहाँ से यात्रा शुरू कर रहे हो और सूरज ढलने से पहले तुम्हें यहीं तक ही आना होगा। और यदि अगर तुम नहीं आए तो मैं तुम्हारी पूरी जमीन भी रख लूंगा और तुम्हारा पूरा पैसा भी मैं रख लूंगा। तो इस जमीन को देखकर दीना की आंखें चमकने लगी। वो उसकी लालसा जो थी स्पष्ट उसकी आंखों में दिखाई दे रही थी। सरदार ने अपनी टोपी उतारी और जमीन पर रख दी और कहा कि यह निशान है, तुम्हें सूरज डूबने से पहले यहीं पर ही आना है। दीना ने सर हिला दिया और टोपी में पैसे रख दिए। दीना ने अपने साथ जो रोटी ली थी, पानी लिया था और जो फावड़ा लिया था उसको लेकर उसने अपनी यात्रा शुरू कर दी। अब उसने चारों तरफ नजर घुमाई। उसे चारों तरफ की जमीन बड़ी ही अच्छी और साफ दिखाई दे रही थी। दीना ये निश्चय नहीं कर पा रहा था कि उसे कौन सी दिशा में चलना चाहिए, लेकिन फिर भी उसने एक अपनी दिशा बनाई और उसने चलना शुरू कर दिया। दीना ने लंबे लंबे कदम बढ़ाना शुरू किया, यानी कि तेज तेज कदम से चलना शुरू किया। अभी सूरज की रोशनी भी इतनी अधिक नहीं थी, मौसम अभी सुहावना था। जल्द ही दीना ने 1,000 मीटर चल लिए।
फावड़े से उसने गड्ढा खोदा और उसके अंदर घास को भर दिया। यानी कि दीना ने 1 मीटर चलने के बाद निशान बना दिया कि यहाँ तक की जमीन जो है वो मेरी हो चुकी है। दीना जितना चला था अब उसके बदन में और फुर्ती आ गई थी, वो और तेज चलने लगा और जल्द ही उसने दूसरा गड्ढा भी बना दिया और वो भी निशान बना दिया कि यहाँ तक की जमीन जो है वो मेरी हो चुकी है। लेकिन अब सूरज बिल्कुल सिर पर चढ़ गया था और गर्मी जो थी वो बहुत होने लग गई थी, क्योंकि सुबह से दीना ने कुछ खाया नहीं था, इसलिए दीना को भूख भी बहुत महसूस हो रही थी। बच्चों, एक पहर बीत चुका था। यहाँ पर मैंने आपको कक्षा में भी बताया है कि पहर का क्या अर्थ होता है। बच्चों, एक पहर का अर्थ होता है 3 घंटे बीत चुके थे और दीना के मन में कुछ खाने की इच्छा आ रही थी। लेकिन दीना ने कहा, अभी मेरे पास 3 पहर है, यानी कि मेरे पास अभी 9 घंटे हैं। मैं आसानी से बिना रुके मुझे ज़मीन को और हासिल करना चाहिए। तो यहाँ पर हुआ क्या कि दीना ने सोचा कि अगर मैंने अच्छी ज़मीन हाथों से जाने दी और मैं आराम करने बैठ गया तो लोग तो मुझे मूर्ख समझेंगे। तभी दीना ने लालच में आकर अपने जूते भी उतार दिए। निरंतर उसने अपनी यात्रा आरंभ रखी, वह रुका नहीं और वो चलता रहा। दीना इस वक्त पसीने से पूरी तरह भीग चुका था, लथपथ मतलब पूरी तरह भीग जाना, और उसको एक एक कदम उठाना भारी पड़ रहा था। लेकिन दीना ने कहा, यदि मैंने अगर यहाँ पर आराम किया तो मुझे नींद आ जाएगी, मुझे लेट तो मैं नहीं सकता, इसलिए उसे नींद ना आए, इसलिए दीना ने आराम करने का तो निश्चय नहीं किया। लेकिन उसने कहा कि थोड़ा सा मैं जो अपने साथ खाना पानी लेकर आया हूँ, मुझे वो जरूर खा पी लेना चाहिए। तो दीना ने अपना भोजन निकाला और उसे खा लिया। कुछ खाने के उपरांत दीना को कुछ राहत महसूस होने लगी। बच्चों, दीना ने अपनी यात्रा जारी रखी। वह 2-3 किलोमीटर और आगे बढ़ गया। दीना पूरी तरह लालच में डूब चुका था। लेकिन तभी उसकी निगाह जो थी वो सूरज की तरफ गई, जो कि धीरे धीरे नीचे की तरफ आता हुआ उसे दिखाई देने लगा। अब दीना ने निश्चय किया कि मुझे वापस लौटना चाहिए। लेकिन दीना बहुत थक चुका था, उसकी टांगें जवाब दे चुकी थी, उसके पैर बच्चों जगह जगह से छिल गए थे, यानी कि पैरों में जगह जगह पर घाव आ चुका था। उसका मन कर रहा था कि वह थोड़ी देर आराम कर ले, लेकिन सूरज डूब रहा था। उसने अपनी कमीज तक उतार के फेंक दी और उस मन ही मन सोचने लगा कि यदि अगर मैं समय पर नहीं पहुंचा तो सुबह से जो मैंने मेहनत की है वो मेरी खराब हो जाएगी। साथ ही साथ मेरी जो रकम है, जो मैंने 1,000 रुपये दिए हैं, वो भी मुझे सरदार नहीं देगा। और इसी डर से दीना की जो टांगे थी वो बहुत बुरी तरह कांप रही थी, उसकी छाती धधकने लगी थी। अब क्षण प्रति क्षण सूरज डूब रहा था, लेकिन दीना ने अपनी हिम्मत नहीं छोड़ी। उसने पुनः दोबारा से अपनी हिम्मत जुटाई और उसने भागना शुरू किया। थोड़े समय के बाद दीना को लोगों की आवाजें सुनाई देने लगी, जो दीना को जोर जोर से बुला रहे थे, दीना जल्दी आओ, दीना जल्दी करो, सूरज कभी भी छिप सकता है, दीना जल्दी करो। इस तरह की आवाजें सुनकर दीना को यह तो यकीन हो गया कि पास ही कहीं पर मेरा वो निशान है जहां से मैंने यात्रा आरंभ की थी। सूरज अब डूबा और तब डूबा, किसी भी क्षण सूरज डूब सकता था। अब दीना को अपनी वो टोपी भी दिखाई देने लगी, जिस टोपी में उसने पैसा रखा था। सरदार और कोल जाति के जो लोग थे वो दीना को बार बार बुला रहे थे, क्योंकि किसी भी समय अंधेरा हो सकता था और सूरज डूब सकता था। तभी अचानक अंधेरा हो गया। दीना तेज से चिल्लाया, मेरी सारी मेहनत बेकार हो गई। उसके मुख से भी चीख निकल गई। तभी दीना को पुनः सुनाई दिया कि कोल जाति के लोग उसे बुला रहे हैं।
तो दीना ने सोचा कि कोल जाति का जो सरदार है और दुभाषी जो मेरा मित्र है, ये सभी लोग जो हैं एक ऊंचाई पर खड़े हैं और हो सकता है कि ऊंचाई से इन्हें अभी भी सूरज दिखाई दे रहा हो। इसलिए उन्होंने सोचा कि जो दीना है उन्हें तेज तेज जल्दी जल्दी बुला लेना चाहिए। अब दीना ने पुनः अपनी शक्ति को इकट्ठा किया और एक लंबा सा कदम बढ़ाया और उसने टोपी को छू लिया। बच्चों, जैसे ही दीना ने टोपी छुई, दीना जो था वो मुंह के बल जाकर गिर गया। वाह खूब रही, वाह खूब रही, सरदार बहुत ज्यादा चिल्लाया। उनमें से कुछ कहने लगे, अरे दीना, ये बताओ तुमने कितनी जमीन ली है। सभी लोग जो थे दीना की तारीफ कर रहे थे, लेकिन देखा दीना का जो शरीर है वो बिल्कुल भी हरकत नहीं कर रहा था, यानी कि दीना हिल डुल नहीं रहा था। घबराकर जो दुभाषिया था वह आया और उसने दीना को उठाना चाहा, लेकिन बच्चों, दीना नहीं उठा, क्योंकि वह हमेशा के लिए सो चुका था, यानी कि दीना की मृत्यु हो चुकी थी। जो दुभाषीय मित्र था उसने वही फावड़ा उठाया और एक कब्र खोदी, एक गड्ढा खोदा और उसी गड्ढे के अंदर दीना के शरीर को दबा दिया। वो गड्ढा बच्चों ज्यादा नहीं था, मात्र 2 मीटर का ही था। यह सब देखकर सरदार के मुख से निकल गया, बस आखिर इतनी जमीन। यानी कि एक मनुष्य जो लालच में आकर दिन रात एक करता है, सिर्फ और पाने की चाह रखता है। वास्तविकता में देखा जाए तो मनुष्य को तो ज्यादा जमीन की आवश्यकता ही नहीं है। उसको वास्तव में देखा जाए तो केवल 2 मीटर जमीन की ही आवश्यकता होती है, जहां पर उसके पार्थिव शरीर को दबाया जा सके। लेकिन लालच में आकर मनुष्य कुछ भी करने के लिए तैयार रहता है, यहाँ तक कि अपने प्राणों को भी कई बार वह हाथों से खो बैठता है। बच्चों, इस पाठ का यही सार है कि मनुष्य को कभी भी लालच में आकर इतना लालच नहीं करना चाहिए, या लालच में आकर उसे वो कार्य नहीं करने चाहिए जिससे कि उसके शरीर पर उसके परिवार वालों को यातनाओं का सामना करना पड़े। और दीना की यही लालच जो थी, दीना को जो यही लालच था, वह उसकी मृत्यु का द्योतक बन चुका था। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको यह पाठ भली भांति समझ में आ गया होगा। अब आप इस पीपीटी को दोबारा से ध्यानपूर्वक सुनेंगे और फिर इस पाठ में जो प्रश्न उत्तर दिए गए हैं और अभ्यास हेतु जो मैंने प्रश्न आपको दिए हैं, वह सभी अपनी अभ्यास पुस्तिका में पूर्ण करेंगे। धन्यवाद बच्चों।